हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीगो ऑटोमेशन में। तो एक्सेल वीबीए जो हम लोग सीख रहे हैं उसी सीरीज का आज मैं सेकेंड मॉड्यूल अपलोड करने जा रहा हूं। मॉड्यूल सेकेंड पे जाने से पहले चलिए देखते हैं हम लोग मॉड्यूल वन में थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते कि हमने उसमें क्या क्या सीखा हुआ था। तो बेसिकली मॉड्यूल वन की शुरुआत हमने की थी कुछ रिकमेंडेशन के साथ जो कि थी बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस। उसके बाद हमने देखा हुआ था कि एक्सेल वीबीए टेक्निकल टर्म्स में क्या होता है, उसकी डेफिनेशंस क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या है। उसी के साथ हमने कवर किया था कि इनिशियल सेटअप कैसे किया जाता है, कि आपको अगर डेवलपर टैब डिस्प्ले करवाना है आपके जो एक्सेल मेनू है उसमें, तो कहाँ से डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ हमने देखी थी कि एक्सेल वीबी एडिटर एक्सेस कहाँ से करना है। और जो फर्स्ट मॉड्यूल का जो मैं बोलूँगा कि अगर कोर या हार्ट ऑफ फर्स्ट मॉड्यूल था जो कि मैक्रो रिकॉर्डर, वो भी हमने सीखा था। उसमें हमने दो अलग अलग चीज़ें सीखी थी जो कि दो टाइप्स ऑफ रेफरेंसेस है। एक था उसमें एब्सोल्यूट रेफरेंस, दूसरा था रिलेटिव रेफरेंस। उसका हमने प्रैक्टिकल यूज भी देखा हुआ था। तो अगर आपने मेरा जो मॉड्यूल वन का जो वीडियो है अगर मिस किया हुआ है तो यहाँ की जो मॉड्यूल टू के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि मॉड्यूल टू पे जाने से पहले आप मॉड्यूल वन वीडियो कंप्लीट कर लें। चलिए बिफोर वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलते हैं अपने मॉड्यूल टू पे। तो मॉड्यूल टू में आज की डेट में हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ एक्सेल की जो वीबीए की जो टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्म्स है, जिसमें कि एक आता है मॉड्यूल इटसेल्फ इज अ टर्मिनोलॉजी ऑफ एक्सेल वीबीए ओनली। तो हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल क्या होता है, उसके यूज क्या क्या है, वो कहाँ से एक्सेस करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि प्रोसीजर क्या होती है, प्रोसीजर के कितने टाइप्स है, कौन सी टाइप कहाँ पे यूज करनी है। और उसका जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो आज के जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है उसका मैं अगर बोलूँगा तो हार्ट ऑफ मॉड्यूल या कोर टॉपिक रहेगा, दैट इज वेरिएबल। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करने होते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती है, कौन सा टाइप कहाँ पे यूज करना है। चलिए तो चलते हैं अपने फर्स्ट स्लाइड की ओर। एक्सेल वीबीए टर्मिनोलॉजीज। तो मॉड्यूल इज द एरिया वेयर द कोड इज रिटन। Within the modules, we can write VBA code and the code is written within a procedure. अभी के लिए हम लोग फर्स्ट लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, मॉड्यूल इज द एरिया वेयर द कोड इज रिटन। तो ये चीज समझने के लिए हम लोग चलते हैं अपने ब्लैंक वर्कबुक पे। फॉर द टाइम बिंग इसको जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था, इस टाइम मैंने इसको ओपन करके रखा हुआ है, एक ब्लैंक वर्कबुक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसको हम लोग सेव कर लेते हैं एज मैक्रो इनेबल्ड वर्कबुक। तो चलिए इसको मैं नाम दे देता हूँ मॉड्यूल टू। और जहाँ पे सेव एज की, यहाँ पे जैसे मैंने लास्ट वीडियो में भी दिखाया था, इसको एज अ माइक्रो इनेबल्ड वर्कबुक सेव कर लेते हैं। इसमें जब मैं इसके एडिटर में जाऊंगा, यहाँ से एक्सेस करूंगा मैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो फॉर द टाइम बिंग कोई भी मॉड्यूल नहीं दिख रहा है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो मॉड्यूल होता कहाँ है, कहाँ से डिस्प्ले करवाना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक्सेल वीबीए एडिटर मॉड्यूल डिस्प्ले नहीं करवाता, वो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हम लोग एक काम करेंगे, अपना जो फर्स्ट वीडियो था उसमें मैंने जो शीट यूज की थी मॉड्यूल वन जिसको मैंने नाम दिया हुआ था, वो एक बार ओपन कर लेते हैं। इसके आप अगर डेवलपर टैब में जाओगे और यहाँ से अगर विजुअल बेसिक एडिटर एक्सेस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे तो मॉड्यूल वन की जो शीट है मेरी, उसके नीचे मॉड्यूल दिख रहा है जो कि मॉड्यूल टू की जो हमने आज नई फ्रेश शीट ओपन की उसमें नहीं दिख रहा। तो वो कहाँ से डिस्प्ले करवाना है वो भी हम लोग जरूर देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग देख लेते हैं कि जो अपने स्टेटमेंट में लिखा हुआ था कि मॉड्यूल इज द एरिया वेयर द कोड इज रिटन। तो मैक्रो से हमने लास्ट टाइम कोई मैक्रो खुद से हमने नहीं बनाया था, हमने रिकॉर्ड करवाया था रिकॉर्डर से। तो बाय डिफॉल्ट अगर आप लोकेशन देखोगे उस पर्टिकुलर मैक्रो की, तो एक्सेल ने क्या किया, वहाँ पे एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया और उसी मॉड्यूल में ये सारी जो प्रोसीजर्स थी उसने रिकॉर्ड कर ली। तो दिस इज द एरिया वेयर कोड हैज टू बी रिटन। बट मैं कहना चाहूँगा कि अगर ऐसा लिखा भी है कि कोड हैज टू बी रिटन इन द मॉड्यूल,
but this is not the only place where you can record or where you can write this particular code. और भी कोई चीज़ें होती हैं, जैसे आप अगर फॉर एग्जांपल देखोगे तो ये जो शीट 1 लिखा हुआ है ये भी एक ब्लैंक कैनवास है। इसके बैकग्राउंड में भी आपको एडिटर स्पेस मिल जाएगा जहाँ पे आप कोड लिख सकते हो। तो मॉड्यूल 2 एक्सेल ने मॉड्यूल 2 क्यों इंट्रोड्यूस किया? अगर वहाँ पे उसको ऑप्शन दिया गया था कि शीट 1 में भी लिख सकते हैं, तो मॉड्यूल 2 में ही उसने क्यों किया, ये समझना है। तो बेसिकली ये चीज़ होती है कि आपका जो लोकेशन ऑफ रिकॉर्डिंग है, लोकेशन आपका जो मैक्रो का होता है, जो आपने खुद ने बनाया है, रिकॉर्ड किया है, वो डिसाइड करता है कि उसका दायरा कहाँ तक रहेगा बेसिकली। अभी और एक चीज़ इसमें देखने लायक है कि मॉड्यूल 2 कहाँ से आया, या हमने उसको सजेस्ट किया या उसने खुद ले लिया। तो ये चीज़ देखने के लिए हम लोगों को चलना पड़ेगा फिर से बैक टू अपने ब्लैंक वर्कबुक पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने आज के ब्लैंक वर्कबुक पे। आज भी हम लोग एक काम करेंगे, शुरुआत करने के लिए सारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी समझने के लिए एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड कर लेते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एब्सोल्यूट रेफरेंस से ही मैं रिकॉर्ड करूँगा, तो चलिए रिकॉर्ड कर दे है, रिकॉर्ड मैक्रो। इसको मैं आज नाम देता हूँ मॉड्यूल 2। ठीक है, अभी आप देखोगे तो लास्ट टाइम जब वीडियो में हम लोग मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे थे, उस टाइम भी मैंने बोला था कि स्टोर मैक्रो इन, ये जो लोकेशन ऑफ मैक्रो होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। इसी से रिलेटेड हम लोग अभी ये बात कर रहे हैं कि मॉड्यूल जो रहता है, हमने अगर वहाँ पे दिस वर्कबुक यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको एक्सेल वीपीए देता है। इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन रहेगा वो पर्सनल मैक्रो वर्कबुक, सेकेंड ऑप्शन रहेगा वो न्यू वर्कबुक और थर्ड ऑप्शन जो रहेगा वो दिस वर्कबुक। तो हमने बाय डिफॉल्ट जो ऑप्शन था दिस वर्कबुक सिलेक्ट किया हुआ था। इसी के लिए उसने जो मैक्रो रिकॉर्ड किया तो उस पर्टिकुलर वर्कबुक के मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल 2, जिसने जो मॉड्यूल खुद इंट्रोड्यूस किया उसमें रिकॉर्ड किया। उसकी जगह अगर मैं उसको बोलता कि यहाँ पे न्यू वर्कबुक में करो, तो वो क्या करता, सीधा सीधा ये वर्कबुक क्लोज कर देता, एक नई वर्कबुक ओपन करता और उसके मॉड्यूल 2 में वो मैक्रो रिकॉर्ड कर देता, या अदर मॉड्यूल 1 में। तीसरी चीज यहाँ पे दी गई है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। ये भी एक इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, लेकिन इस टॉपिक पे इस पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। तो फॉर द टाइम भी विल सिलेक्ट जो बेसिक ऑप्शन होता है, डिफॉल्ट ऑप्शन दिस वर्कबुक। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉड्यूल। तो यहाँ पे मैं कुछ अगर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसका नाम हमने कुछ गलत दे दिया, इसके लिए उसने एरर दिखा दी। तो अंडरस्कोर का हमें यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे मैं कुछ रैंडम टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। और आज की डेट लेटेस्ट से, तो मैंने कुछ रैंडम टेक्स्ट टाइप कर लिया। अभी मैं इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर लेता हूँ, इटालिक, अंडरलाइन। अब इसके बाद मैं सीधा सीधा मैक्रो रिकॉर्डर जो है उसको बंद कर दूंगा। ठीक है, तो लास्ट टाइम जैसे हमने मैक्रो रिकॉर्ड किया था, इस टाइम भी हमने एक छोटा सा मैक्रो रिकॉर्ड कर लिया, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि मॉड्यूल क्या होता है, कहाँ से एक्सेस किया जाता है। तो यहाँ पे आप विजुअल बेसिक एडिटर में देखोगे तो अभी इस बार फिर से उसने यहाँ पे एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया। मॉड्यूल 2 की बात हो रही है, मॉड्यूल 1 बिफोर कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं ये शीट क्लोज ही कर देता हूँ। ठीक है, तो इसके एडिटर में आप जाओगे तो पहले आपने देखा था कि यहाँ पे कोई मॉड्यूल नहीं था, लेकिन अभी जैसे ही मैंने कोई अगर मैक्रो रिकॉर्ड किया और वहाँ पे जो स्टोर इन ऑप्शन था, वहाँ पे जो डिफॉल्ट था दिस वर्कबुक सिलेक्ट कर लिया, तो उसने एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया और इसी मॉड्यूल में उसने सारी प्रोसीजर रिकॉर्ड कर ली। अभी पहले देखते हैं कि मॉड्यूल कहाँ से इंट्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप जाओगे तो एक्सेल के बियॉन्ड, यानी कि उसके बाद एक ऑप्शन आता है, उसको अगर ड्रॉप डाउन, वहाँ पे एक छोटा सा एरो दिया हुआ है, इसको ड्रॉप डाउन में आप जाओगे तो वहाँ से जो सेकंड ऑप्शन मिलता है मॉड्यूल, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक नया मॉड्यूल इंट्रोड्यूस होगा। आप मल्टीपल मॉड्यूल्स इसमें इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जैसे आपके रिक्वायरमेंट रहेगी या कोड की रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से। तो अभी देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर मॉड्यूल में कोई मैक्रो रिकॉर्ड होता है उसका क्या मतलब है, या मॉड्यूल में ही क्यों रिकॉर्ड करना है। यही स्पेस
एक्सेल वीबीए क्यों रिकमेंड करता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग एक काम करेंगे फॉर द टाइम भी। ये जो मैक्रो है इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, डिलीट कर यहाँ से, ठीक है, सेव कर लेता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर लेता हूँ। अभी जो अपनी जो फर्स्ट मैक्रो थी यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये मैक्रो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ। यहाँ से डिलीट हुआ है, कोई मैक्रो नहीं दिखा रहा है इस वर्कबुक में। तो जो अपनी फर्स्ट मॉड्यूल 1 की शीट थी उसको मैं फिर से रीओपन कर लेता हूँ, मॉड्यूल 1, ठीक है। यहाँ जाके डेवलपर टैब से मैं एडिटर एक्सेस करूँगा और ये जो कोड था ABS रेफ वाला, सबसे लेके एंड सब तक, यहाँ तक है अपना ABS रेफ वाला कोड। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ इसको, ठीक है। और जो हमने मॉड्यूल 2 ब्लैंक बनाया हुआ था पहली शीट में, मॉड्यूल 2 में जो शीट है अपने पास, उसके शीट 1 में पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो शीट 1 में मैंने पेस्ट कर लिया। मैंने क्या किया, जो अपना मॉड्यूल 1 की शीट थी, ठीक है, जो हमने यूज की थी उस टाइम, उसमें जो मैक्रो रिकॉर्ड किया हुआ था वहां से कॉपी कर लिया। और आज की जो अपनी ब्लैंक वर्कशीट है उसकी जो शीट 1 में जो हम लोगों को बैकग्राउंड में स्पेस दी है ये, वहां पे मैंने उसको अभी फॉर द टाइम भी पेस्ट कर लिया। चलिए इसको सेव करते हैं, क्लोज करते हैं यहाँ से। अभी मॉड्यूल 1 की जरूरत नहीं तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो बिफोर गोइंग अहेड इसको जरा देखते हैं कि ये मैक्रो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको डिलीट कर दिया। अभी मैं ये वाला मैक्रो रन करने की कोशिश करता हूँ। तो शीट 1 एब्सोल्यूट रेफ। अभी एक चीज यहाँ पे गौर करने लायक है कि अगर आप मॉड्यूल 1 के ये मैक्रो वाले विंडो में जाओगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ ABS रेफ लिख के आएगा। बट वैन मैंने इस वाले मैक्रो को शीट 1 के जो कैनवास दिया गया था वहां पे अगर पेस्ट किया है तो वो वहां पे नाम भी दे रहा है मुझे कि शीट 1 में ये मैक्रो रिकॉर्डेड है या फिर टाइप्ड है और उसका नाम ABS रेफ है। चलिए पहले तो इसको रन कर लेते हैं, देखते हैं ये काम करता है कि नहीं करता है। तो ये काम कर रहा है, दैट इज ओके, ठीक है। तो अब बात आती है कि अगर मैं नई शीट इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है, शीट 2 मैंने इंट्रोड्यूस कर ली, इसमें अगर वही मैक्रो में मैं रन करने की कोशिश करता हूँ जो था अपना शीट 1 वाला मैक्रो, तो आप देखोगे तो मैक्रो एडिटर आपको एरर दिखाएगा। एरर क्यों दिखाएगा, क्योंकि हमने क्या किया है कि जो मैक्रो रिकॉर्ड किया है, मैक्रो टाइप किया है, वो है शीट 1 के कैनवास में। तो ये जो एक्सेस करना होगा इसका जो दायरा रहेगा वो शीट 1 तक लिमिटेड रहेगा। तो आप शीट 2 से इसको एक्सेस नहीं कर सकते। दैट इज द रीजन ये बोला जाता है ये बाय डिफॉल्ट एक्सेल वीबीए कोई भी चीज अगर रिकॉर्ड करता है वो मॉड्यूल में करता है। मॉड्यूल एक जनरल सेंस में आप ऐसा समझो कि जितनी भी वर्कशीट्स यहाँ पे ओपन है, सारी वर्कशीट में जो मॉड्यूल में मैक्रो रिकॉर्ड रहेगा वो काम करेगा। दैट इज द रीजन मॉड्यूल 1 या मॉड्यूल्स आर रिकमेंडेड टू रिकॉर्ड पर्टिकुलर मैक्रो और राइट अ पर्टिकुलर कोड। तो इसको फॉर द टाइम बिंग मैं काम करता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मॉड्यूल 1 जो था या मॉड्यूल 2 चलिए चलते हैं हम लोग, जिसमें हमने ब्लैंक मॉड्यूल क्रिएट किया था उसमें मैं पेस्ट कर देता हूँ इसको। और एट द सेम टाइम यहाँ से शीट में जहाँ पे ये हमने पेस्ट किया था पहले उसको वहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो अभी शीट 1 शीट 2 किसी के कैनवास में कोई कोड नहीं, इवन मॉड्यूल 1 में भी नहीं है। मॉड्यूल 1 में अभी जो हमने कोड पेस्ट किया था वही कोड है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। और अभी हम लोग देखेंगे कि मॉड्यूल 2 को जो मैंने कोड वहाँ पे पेस्ट कर लिया तो शीट 2 से वो मैक्रो एक्सेस होगा कि नहीं। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे शीट 1 जो लिख के आ रहा था वो नहीं आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ ABS रेफ लिख के आ रहा है। तो चलिए देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं करता है। शीट 2 पे वर्क कर रहा है। क्यों कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि मॉड्यूल में अगर कोई मैक्रो रिकॉर्ड होता है एक पर्टिकुलर वर्कबुक के, तो उसमें जितनी भी शीट्स आएंगी, नॉट ओनली जो पहले थी, आप नई इंट्रोड्यूस करते जाओगे जितनी भी एक्सेल की जो कैपेसिटी है उतनी सारी शीट्स में ये मैक्रो काम करेगा। इसका मतलब इसका दायरा ये पूरे वर्कबुक तक आ गया अभी, पहले जो कि वो पर्टिकुलर शीट तक लिमिटेड था। दैट इज द रीजन कोड हमेशा बोलता है या एक्सेल भी रिकमेंड करता है कि आपको जो जनरलाइज कोड रहेगा विच इज एप्लीकेबल टू होल वर्कबुक, आपको उसको मॉड्यूल में ही रिकॉर्ड करना है। तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ मॉड्यूल।
Within the modules we can write VBA code and the code is written within a procedure। इसको समझने के लिए थोड़ा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे मैंने आपको दिखाया हुआ था कि जो VBA एडिटर की विंडो होती है उसमें जब ये प्रोजेक्ट ब्राउजर होता है उसका जो आखिरी टॉपिक होता है वो मॉड्यूल, एक जब रिकॉर्ड करते हो तो VBA खुद इंट्रोड्यूस कर लेता है इसको, या अगर आपको खुद को बनाना है तो कहाँ से बनाना है हमने सीखा था, या कहाँ से डिस्प्ले करवाना है रादर। तो इसका जो नेक्स्ट पार्ट आता है प्रोसीजर्स। तो देखते हैं प्रोसीजर्स क्या होते हैं। प्रोसीजर्स आर अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड एज अ होल व्हिच इंस्ट्रक्ट्स एक्सेल हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। इट इज गुड प्रैक्टिस टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स इनटू स्मॉलर वंस। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। प्रोसीजर्स आर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूटेड एज अ होल व्हिच इंस्ट्रक्ट्स एक्सेल हाउ टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। पहले तो देख लेते हैं कि प्रोसीजर कहाँ होती है और क्या होती है। तो फिर से हम लोग चलते हैं ब्लैक वर्कबुक की ओर, जिसको हमने अभी एक माइक्रो रिकॉर्ड किया। इसके एडिटर में हम लोग जाएंगे। तो आपको याद होगा मॉड्यूल 2 में मैंने पेश किया हुआ था। तो जो चीज़ यहाँ से सब से चालू हो रही है और एंड सब पे खत्म होती है इसको कहा जाता है प्रोसीजर। ये एक सिंगल प्रोसीजर है। सिंगल प्रोसीजर क्यों है? क्योंकि सब जहाँ से प्रोसीजर शुरू हो रही है और एंड सब इसमें एक ही बार ये सब आया हुआ है। मतलब अगर मैं फिर से इसको कॉपी और नीचे पेस्ट कर दूं तो वो सेकंड प्रोसीजर हो जाएगी। तो प्रोसीजर कभी भी सब से शुरू होती है और एंड सब पे खत्म होती है। एंड दीज आर द स्टेटमेंट बेस्ड ऑन विच मैक्रो विल वर्क। तो जैसे यहाँ पे बोला गया है, दिस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू रादर VBA। So it is a good practice to break down complicated procedures into smaller ones। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोड लिखना शुरू करोगे, अभी तो हमने एक छोटी सी चीज़ की थी, तो आप देखोगे एक छोटी चीज़ करने के लिए भी इतनी सारी कोड्स की लाइन मैक्रो रिकॉर्ड ने दे दी है। अगर समझिए एक पर्टिकुलर वर्कबुक जहाँ पे बहुत सारा डेटा है उसको मुझे टोटली पूरा फिनिश करना है, उसको ठीक से मुझे अरेंज कराना है, उसमें कुछ फिल्टर्स लगाने हैं, कुछ और करना है, और वो सब अगर मैं रिकॉर्ड करूँगा तो इसका जो एक्सटेंट रहेगा वो बहुत बड़ा रहेगा। और उसमें प्रॉब्लम क्या होगा, अगर जितना एक्सटेंड बढ़ जाता है मेरा, अभी तो मैं रिकॉर्ड करके काम चला रहा हूँ, लेकिन जब कल जाके मैं सीखूंगा कि कैसे इसको टाइप करना है, तो उसमें अगर मुझे कंट्रोल रखना है पर्टिकुलर प्रोसीजर पे, तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि आपको उसको छोटी छोटी प्रोसीजर्स में बनाओ, ना कि एक ही प्रोसीजर में पूरा कोड लिख दो। इसके दो टाइप्स होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा गया है कि प्रोसीजर में एक होता है सब और दूसरा होता है फंक्शन। तो अभी जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल जब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो सब प्रोसीजर में रिकॉर्ड होता है। इसके लिए यहाँ पे लिखा गया है सब और यहाँ पे लिखा गया है एंड सब। तो दिस इज वन ऑफ द सब प्रोसीजर एग्जांपल्स। फंक्शन प्रोसीजर क्या होती है? यहाँ पे आप देखोगे एक फंक्शन प्रोसीजर का एग्जांपल है जो मॉड्यूल में किसी ने रिकॉर्ड कर लिया है। यहाँ पे जो शुरू होता है तो सब फंक्शन से शुरू होता है। चलिए ये समझने के लिए फिर से हम लोग पहले तो एडिटर में ही देख लेते हैं। अभी एक चीज आती है कि एक मैक्रो ने खुद ने रिकॉर्ड कर लिया है, तो यहाँ पे इसने ऐसे कुछ बना लिया है। अगर मुझे यही चीज लानी है कि सब प्रोसीजर शुरू करनी है नहीं, तो कहाँ से कर सकता हूँ? उसका भी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। जहाँ से हमने मॉड्यूल इंट्रोड्यूस किया था वहीं पे आप जाओगे तो लास्ट ऑप्शन रहेगा प्रोसीजर। तो प्रोसीजर में यहाँ पे पहले तो आपको नाम देना होता है कोई भी प्रोसीजर का। तो चलिए इसको मैं फॉर द टाइम बिंग prop1 दे देता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड प्रोसीजर का जो ये डायलॉग ओपन हुआ है, इसमें आपको पूछेगा कि आपको सब प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करवानी है या फंक्शन प्रोसीजर। उसमें भी और एक टॉपिक आता है, इसका स्कोप क्या रहेगा, पब्लिक रहेगा कि प्राइवेट रहेगा। फॉर द टाइम बिंग हम लोग जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है पब्लिक पे ही फोकस करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सब प्रोसीजर जो लिखा हुआ है जो सिलेक्टेड है उसी को मैं रहने देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो उसने एक नई सब प्रोसीजर इंट्रोड्यूस करी। एट द सेम टाइम अगर उसी चीज से जाके प्रोसीजर में जाके अगर मैं फंक्शन प्रोसीजर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ प्रॉप फंक्शन, ठीक है, तो आप देखोगे तो इसकी जो शुरुआत है, इंस्टेड ऑफ पब्लिक सब ये लिख रहा है पब्लिक फंक्शन। तो फंक्शन प्रोसीजर शुरू होती है फंक्शन पब्लिक फंक्शन से और एंड होती है एंड फंक्शन पे।
जबकि नॉर्मल प्रोसीजर जो होती है वो शुरू होती है पब्लिक सब से और एंड होती है एंड सब पे। तो थोड़ा सा हम लोग टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं कि फंक्शन प्रोसीजर होती क्या है और अलग अलग टाइप्स का यूज कब करना है। तो function procedure is a group of reusable code which can be called anywhere in your program. This eliminates the need of writing the same code over and over again. This helps the programmer to divide a big program into a number of small and manageable functions. इसका मतलब क्या होता है कि एक अगर पर्टिकुलर कोड है, जैसे समझ लीजिए जो फॉर्मेटिंग है, एक मैं डेटा हर बार अपने एक्सेल में पेस्ट करता हूँ एज अ पार्ट ऑफ माई जॉब प्रोफाइल या जो डे टू डे एक्टिविटीज़ है, और उसको हर बार मुझे एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में लेके आना होता है। तो हर बार इस चीज़ के लिए मैं कोड नहीं लिखता बैठूंगा, मैं एक बार उसको एक ही बार में कोड लिख दूंगा और उसको फंक्शन प्रोसीजर में डाल दूंगा। तो वही कोड मुझे हर बार अगर 10 अलग अलग शीट्स में भी यूज़ करना है, अलग अलग जगह पे भी यूज़ करना है, तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। और वो छोटे पार्ट्स में है तो वो मैनेजेबल भी होता है। इसका जो सबसे बेसिक यूज़ है फंक्शन प्रोसीजर का, वो है इनबिल्ट फंक्शन जो है। जैसे हमने देखा था कि वीबी सीखना ही क्यों है, वीबी इसलिए सीखना है कि आपको जो नए फंक्शंस इंट्रोड्यूस करने हैं, या समझिए कि नए अगर कुछ मुझे फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस करने हैं विच इज स्पेसिफिक टू माई जॉब प्रोफाइल। जैसे अगर मैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर हूँ तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर में जो फॉर्मुलेशन है वो बहुत सारा होता है, तो उसको मुझे सिंप्लीफाई करना है। और जो बाय डिफॉल्ट एक्सेल की इनबिल्ट लाइब्रेरी में फंक्शंस नहीं है, जैसे हमने एग्जांपल लिया हुआ था कि इंटरपोलेट, इंटरपोलेट मुझे डे टू डे बेसिस पे हर रोज करना होता है। हर बार मैं वो फॉर्मूला करने के बजाय एक ही बार में क्या करूंगा, एक फंक्शन प्रोसीजर बनाऊंगा, उसमें मैं ये वाला कोड जो मैंने बनाऊंगा वह लिख दूंगा और उसको मैं यूजर डिफाइंड फंक्शन की तरह सेव करूंगा, सो दैट every time I have to use that particular code or I want to use that particular code, I can go into insert functions और user defined function मैं अपनी शीट में लेके आ सकता हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज ऑफ फंक्शन प्रोसीजर, रादर मैं कहूँगा एप्लीकेशन ऑफ फंक्शन प्रोसीजर। सो यहाँ पे जैसे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि VBA allows to write user defined functions as well and statements are written between function and end function, जो हमने देखा था। तो सब प्रोसीजर टेक्निकल टर्म्स में क्या होती है, सब प्रोसीजर्स वर्क सिमिलर टू फंक्शन while सब प्रोसीजर्स do not return a value, functions may or may not return a value. Sub procedures can be called without call keyword. Sub procedures are always included between sub and end sub statement. तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सब प्रोसीजर्स डू नॉट रिटर्न अ वैल्यू। फंक्शन प्रोसीजर की एक चीज होती है कि फंक्शन प्रोसीजर हम लोग तभी यूज करते हैं, जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि अगर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाऊंगा, जैसे फॉर द टाइम भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जो बाय डिफॉल्ट इनबिल्ट फंक्शन है एवरेज, जब भी मैं एवरेज ये फंक्शन लेता हूँ तो एवरेज जो भी चीज़ों का मैं करता हूँ उसकी वो वैल्यू दे देता है मुझे उसी पर्टिकुलर सेल में। तो इसे कहा जाता है रिटर्न वैल्यू, कि ये फंक्शन यूज करने के बाद उसने जो डेटा मैंने उसको फीड किया, उसकी प्रोसेस की और उसका कुछ आउटपुट दे दिया। यही चीज सब प्रोसीजर में नहीं होती। सब प्रोसीजर क्या करता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, वो एग्जीक्यूट होती है बट कोई ऐसा एक वैल्यू नहीं देता हुआ हम लोग। ठीक है, दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फंक्शन प्रोसीजर एंड सब प्रोसीजर। मैक्रो कमेंट्स क्या होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। तो हम लोग पहले टेक्निकल टर्म्स में देख लेते हैं। कमेंट्स आर द लाइंस ऑफ कोड used to write description information about the some function procedures following it. The comments are non-executable lines of the code. Comments in VBA are denoted by two methods. Any statements that start with a single quote is treated as comment. Following the example. अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो कोड लिखा हुआ है इसके आगे हर बार सिंगल कोड दिया हुआ है। यही चीज समझने के लिए हम लोग फिर से अपने ब्लैंक वर्कबुक या फिर VBA एडिटर पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो शुरुआत की दो लाइन जो ग्रीन में आपको दिख रही है, यहाँ पे जब ये कोड शुरू हो गया था या हमने जब रिकॉर्ड किया था, तो हमने जो भी इंफॉर्मेशन डाली थी, जैसे कि हमने मैक्रो को जो नाम दिया हुआ था और
नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स था वहां पे जो हमने कोई भी टेक्स्ट टाइप किया था उसको जो मैक्रो रिकॉर्डर ने रिकॉर्ड तो किया, लेकिन उसके आगे एक सिंगल कोड डाल दिया। इसका मतलब क्या होता है, दिस इज कॉल्ड एज कमेंट, ग्रीन में लिखा हुआ है। जैसे स्टैड एडिटर में भी हम लोग कमेंट्स डालते हैं, उसका पर्पज एक ही होता है कि ये पर्टिकुलर जो सब प्रोसीजर है या जो भी फंक्शन प्रोसीजर रहेगी उसका यूज क्या है या उसका डिस्क्रिप्शन क्या है। क्योंकि अगर थर्ड पर्सन आपके बाद ये प्रोसीजर पे ऑपरेट करने वाला है, इवन तो आप भी बहुत दिन के बाद अगर उसको रिविजिट करने वाले हो, तो आपने एक पर्टिकुलर प्रोसीजर किस चीज़ के लिए बनाई थी, उसका आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। वो कभी भी जो कमेंट होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। दैट इज वाई वहाँ पे लिखा हुआ है कि दोज आर नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन्स ऑफ द कोड। तो इसको आइडेंटिफाई करना आसान होता है। जैसे कि आप देख रहे हो कि नॉर्मल प्रोसीजर जो होती है, जो एग्जीक्यूटेबल कोड होता है, वो ब्लैक या ब्लू कलर में आता है, वेयर जो कमेंट होती है वो ग्रीन कलर में आती है। तो कमेंट कैसे की जाती है, यहाँ पे आप कोई भी जो कोड का जो लाइन है वहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे और वहाँ पे सिंगल कोटेशन अगर दे दोगे तो वो हो जाएगा कन्वर्ट इनटू कमेंट। तो अभी ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। या दूसरी चीज या दूसरा ऑप्शन है इसमें कि कमेंट करने का, इंस्टेड ऑफ दिस सिंगल कोट मैं वहाँ पे REM अगर लिख देता हूँ, इसका भी मतलब होता है कि इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया कमेंट में। तो दिस इज नाउ नॉन एग्जीक्यूटेबल लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब प्रोसीजर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था कमेंट वाला चैप्टर। इसके बाद जो चैप्टर आएगा ये हमने देख लिया, जो कीवर्ड REM से शुरू होगा तो उसको भी एज अ कमेंट ही लेगा मेरे को। नाउ VBA वेरिएबल, ये वाले मॉड्यूल का अगर मैं बोलूंगा, दिस इज द हार्ट ऑफ दिस मॉड्यूल, कोर पार्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो चलिए देखते हैं, आपने आपके जो कॉलेज ग्रेजुएशन था या वहाँ पे कहीं आपने सी सीखा होगा, लैंग्वेज सी, तो उसमें भी ये चैप्टर आया होगा, वेरिएबल डिक्लेरेशन। तो VBA में भी सेम ही टर्मिनोलॉजी है, कुछ अलग नहीं है। क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल का मतलब एक ही होता है कि एक जो कोई भी आप वर्ड यूज करते हो टू स्टोर सम इंफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल। एकदम सिंपल टर्म्स में हो गया। चलिए देखते हैं टेक्निकल टर्म्स में इसको क्या बोला गया है। Variable is a named memory location used to hold a value that can be changed during the script execution। एक हम लोग जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कोई इसको एक नाम दे देते हैं XYZ, तो वो जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें एक पर्टिकुलर स्पेस अलॉट कर देता है उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम जब आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो तो वही नाम लेके वही स्पेस यूज करके आप उसको अलग अलग इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हो। तो वेरिएबल्स के VBA में कुछ टाइप्स है जो कि हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके रूल्स देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द बेसिक रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल इन एक्सेल VBA। यू मस्ट यूज अ लेटर एज द फर्स्ट कैरेक्टर, दिस इज द बेसिक रूल। यू कांट यूज अ स्पेस, पीरियड मतलब डॉट, एक्सक्लेमेशन मार्क और द कैरेक्टर्स सच एज एट, एम्परसैंड, डॉलर, हैश इन द नेम। ये तो जनरली कॉमन ही होता है कि आप ये सारी जो अलग अलग स्पेशल कैरेक्टर्स है इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते जब आपको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है। नेम कांट एक्सीड 255 कैरेक्टर्स इन लेंथ, इसका जो लिमिटेशन है उसकी बात कर रहा है ये। यू कैनॉट यूज विजुअल बेसिक रिजर्व कीवर्ड्स एज वेरिएबल नेम। रिजर्व कीवर्ड्स क्या होती है, जैसे मॉड्यूल एक रिजर्व कीवर्ड है जो हम लोग अभी देख रहे थे, या प्रोसीजर एक रिजर्व कीवर्ड है, इसी को आप यूज नहीं कर सकते एज अ वेरिएबल। Syntax. In VBA, you need to declare the variables before using them. ये always good practice मानी जाती है कि जो भी variables आपको यूज करने हैं तो आप फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जब प्रोसीजर चालू हो रही है आपकी, अपने जैसी टाइप कर लिया या वहां से आपने नई प्रोसीजर ले ली, वहां पे सब प्रोसीजर के नीचे फर्स्ट आप याद कर लो कि आपको कौन कौन से वेरिएबल्स यूज करने हैं और उसको वहीं पे आप डिक्लेयर कर लो।
उसका डिक्लेरेशन होता कैसे, उसका सिंटैक्स क्या है, डीम वेरिएबल नेम एज वेरिएबल टाइप। तो डीम वेरिएबल नेम के लिए जो हमने इससे पहले वाली स्लाइड में रूल्स देखे कि वेरिएबल नेम सेट करने के लिए क्या क्या रूल्स है, वो फॉलो करके हम लोग जो भी नाम दे देंगे वो आएगा इस वेरिएबल नेम के अंदर। और एज वेरिएबल टाइप वो हम लोग अभी आगे देखेंगे कि वेरिएबल टाइप होते क्या है। डेटा टाइप्स, देयर आर मेनी VBA डेटा टाइप्स व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज। तो इसका जो वेरिएबल टाइप्स है वो दो कैटेगरी की होती है जिनको डेटा टाइप्स कहा जाता है। एक है न्यूमेरिक एंड सेकेंड है नॉन न्यूमेरिक। न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं या उनके कौन कौन से ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल। दीज डेटा टाइप्स आर यूज फॉर होल्डिंग न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन। जैसे लिखा हुआ है कि कोई अगर न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन है उसको अगर होल्ड करना है तो हम लोगों को ये जो ऑप्शंस अवेलेबल दिख रहे हैं आगे, इन्हीं में से किसी का यूज करना होगा। जैसे द न्यूमेरिक डेटा टाइप्स आर बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी एंड डेसिमल। इतने सारे आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो जनरलाइज प्रोसीजर्स है जो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल और डबल, इन्हीं का यूज़ हम लोगों को बेसिकली करना होता है और 99% केसेस में इन्हीं से अपना काम हो जाता है। तो हम लोग ये भी समझेंगे कि ये क्या है बेसिकली बाइट, इंटीजर, इसको अलग अलग टाइप में क्यों बाइफरकेट किया हुआ है। फॉर द टाइम भी हम लोग देखें नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स क्या होते हैं। दीज डेटा टाइप्स आर यूज फॉर होल्डिंग नॉन न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन सच एज टेक्स्ट। तो कोई अगर मुझे टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पर वहाँ पे सेव करनी है या वेरिएबल के तौर पर उसको डिक्लेयर करना है तो मुझे ये जो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है उनका यूज करना होगा। उसमें द नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप स्ट्रिंग, उसमें दो ऑप्शंस है, एक फिक्स लेंथ है एक वेरिएबल लेंथ है। उसके बाद उसमें आता है डेट, बुलियन, ऑब्जेक्ट, वेरिएंट न्यूमेरिक एंड वेरिएंट टेक्स्ट। तो उसमें समझने वाली बात है कि जैसे मैंने पहले भी किया हुआ था कि जो रेगुलरली यूज होने वाली चीज़ें हैं वो है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में से दोनों चीज़ हम लोग हमेशा यूज करते हैं, जो फिक्स लेंथ और वेरिएबल लेंथ, जो एक टेक्स्ट फॉर्मेट में जो भी अपना डेटा होता है या इनपुट होता है उसको सेव करने के लिए हम लोग ये वाला वेरिएबल टाइप यूज करते हैं। डेट, जैसे अपना जो डेट है उसको सेव करने के लिए उसने एक अलग डेटा टाइप दिया हुआ है। बुलियन, ट्रू और फॉल्स, टेक्निकल टर्म्स में ट्रू और फॉल्स, अगर कोई ऐसा इनपुट है ट्रू और फॉल्स इतना ही रहेगा तो उसके लिए आपको बुलियन टाइप का डेटा डेटा टाइप जो है नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप उसको यूज करना पड़ेगा। और अगर समझिए पूरी प्रोसीजर में मुझे वेरिएबल्स मैंने डायरेक्टली यूज कर लिया, उसको रिकॉर्ड नहीं किया या डिक्लेयर नहीं किया, तो वो बाय डिफॉल्ट चला जाता है वेरिएंट में। वेरिएंट कैन बी न्यूमेरिक, वेरिएंट कैन बी टेक्स्ट। तो अगर मैं खुद से डिक्लेयर नहीं करता हूँ तो वेरिएंट एज अ वेरिएंट एक्सेल वीपीए उसको ट्रीट करता है। तो ये यहाँ पे समझने की ज़रूरत है कि ये सब अगर मैं खुद अगर एक्सेल वीबीए ले ही रहा है तो मैं रिकॉर्ड क्यों करूँ, उसको स्पेसिफिकली रिकॉर्ड करने की या उसको स्पेसिफिकली डिक्लेयर करने की ज़रूरत क्या है। तो हम लोगों को समझना ज़रूरी है कि जैसे जैसे हम लोग उसकी टाइपोलॉजी चेंज करते जाएंगे तो वो जो मेमोरी में जो स्पेस रिजर्व करता है एक्सेल वीबीए वो अलग अलग स्पेस होगी। इसका मतलब क्या, न्यूमेरिक डेटा टाइप में बाइट में वो सबसे कम स्पेस रिजर्व करेगा, इंटीजर में उससे थोड़ी सी ज़्यादा, एंड अलोंग द वे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वो ज़्यादा स्पेस रिजर्व करना शुरू कर देगा। सेम इज द केस विथ नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप। तो स्पेस रिजर्व होती है तो आप बोलोगे कि मेरी हार्ड डिस्क काफ़ी बड़ी है, भाई ज़रूरत नहीं, मुझे 1 TB हार्ड डिस्क लेके चल रहा हूँ मैं, या फिर रैम भी मेरे पास 16 GB है। बट नॉट ओनली कि रैम या फिर जो आपका स्पेस है, यहाँ पे इशू क्या होता है, जैसे ही आप मल्टीपल प्रोसीजर्स रिकॉर्ड करोगे एक पर्टिकुलर मैक्रो के अंडर और वहाँ पे अगर आप सबसे हेवीएस्ट जो डेटा टाइप्स है वही यूज करोगे तो इससे होगा क्या, आपका जो एग्जीक्यूशन टाइम है वो बढ़ते जाएगा। जितना आपने हेवीएस्ट डेटा टाइप यूज किया है, अननेसेसरली अगर आपने यूज किया है, जैसे आपने डिक्लेयर ही नहीं किया और वेरिएंट उसने ले लिया, तो वो सबसे ज़्यादा स्पेस रिजर्व करेगा और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ा देगा, यानी कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो कर देगा। दैट इज द रीजन हम लोगों को आइडेंटिफाई करना होता है कि हमको कौन से टाइप का वेरिएबल चाहिए और उसी के अकॉर्डिंगली हमको लोगों को इनिशियली ही उसको डिक्लेयर कर देना होता है। तो चलिए आगे समझते हैं कि बाइट, इंटीजर या फिर जो स्ट्रिंग है उसमें क्या डिफरेंस है। हाँ, तो अभी ये जो टेबल दिख रहा है आपको, इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। गूगल पे आपको सिंपली आप सर्च करोगे वेरिएबल टाइप्स इन वीपीए तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। खाली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या है और इसका यूज़ क्या है।
तो टाइप्स जैसे हमने डिस्कस कर लिए कि जो न्यूमेरिक डेटा टाइप्स है उसमें बाइट, इंटीजर, लॉन्ग, सिंगल, डबल, करेंसी, डेसिमल, इतने टाइप्स अवेलेबल है। उसकी जो रेंज वैल्यू है, आपको अगर ये राइट साइड वाला पोर्शन देखोगे, सेकंड कॉलम ऑफ दिस पर्टिकुलर टेबल, तो ये आपको बता देगा कि ये अगर बाइट में यूज करता हूँ तो 0 से लेके 255 डिजिट्स में से अगर कोई वैल्यू है तभी वो बाइट होल्ड कर पाएगा। बाइट की कैपेसिटी इतनी ही है। तो इंटीजर की जो कैपेसिटी है दैट इज फ्रॉम -32,768 टू +32,767। इसके दरमियान कोई अगर वैल्यू मुझे स्टोर करनी है एज अ वेरिएबल तो मैं इंटीजर टाइप का यूज कर सकता हूँ। लॉन्ग उससे थोड़ा सा आगे है। सिंगल बहुत ज़्यादा रेंज दी हुई है मुझे। डबल उससे ज़्यादा रेंज है। तो हम देखोगे कि जितनी रेंज रहेगी बेसिकली यहाँ से बाइट से लेके डेसिमल तक ये रेंज बढ़ती जा रही है। जितनी रेंज बढ़ेगी उतनी ज़्यादा वो स्पेस रिजर्व करेगा। जितनी स्पेस रिजर्व करेगा उतना प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो करेगा। तो बाय डिफॉल्ट हम लोगों को इन जनरल सेंस हम लोगों को इंटीजर यूज करना होता है। इंटीजर हमेशा यूज होता है, या फिर उससे अगर बढ़ के कोई वैल्यूज आ रही है तो लॉन्ग, रेयरली सिंगल एंड डबल। इसके ऊपर हम लोग इन जनरल सेंस ये दोनों चीज़ें कभी इस्तेमाल नहीं करते। बाइट इसकी जो कैपेसिटी है बहुत कम है तो वो भी रेयरली यूज होता है। तो मोस्ट कॉमन इसमें अगर आप बात करो तो वो है इंटीजर। तो नॉन न्यूमेरिक डेटा टाइप्स, इसमें इतने सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे स्ट्रिंग है फिक्स लेंथ की, स्ट्रिंग है वेरिएबल लेंथ, डेट, बूलियन, ऑब्जेक्ट, वेरिएंट में न्यूमेरिक और वेरिएंट में टेक्स्ट। तो आप देखोगे तो हम लोग जनरली यही यूज करते हैं। स्ट्रिंग का जो फिक्स लेंथ है वो 1 to 65,400 कैरेक्टर्स का जो टेक्स्ट फॉर्मेट में इनपुट है ये होल्ड कर सकता है। जैसे स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ के लिए 2 बिलियन कैरेक्टर्स तक होल्ड कर सकता है। डेट जो अपनी डेट होती है वो इस फॉर्मेट में वो होल्ड कर लेता है। ये बेटर होता है कि कभी भी आपको अगर वो स्ट्रिंग में भी आप डेट वाला इनपुट रख सकते हो, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर अलग से ऑप्शन दिया हुआ है तो आप उसी में रिकॉर्ड कर लो ये वाली इन्फॉर्मेशन। तो बूलियन रहेगा ट्रू और फॉल्स। ऑब्जेक्ट, एनी एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, ये वाला टॉपिक हम लोग आगे समझेंगे। मॉड्यूल 3 का जो चैप्टर आएगा इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो वेरिएंट में जैसे हमने बोला कि अगर हम लोग वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते हैं तो वीबी उसको बाय डिफॉल्ट एज अ वेरिएंट ट्रीट करता है। उसको न्यूमेरिक इन्फॉर्मेशन होल्ड करनी है तो भी वेरिएंट इज कैपेबल ऑफ होल्डिंग, और टेक्स्ट फॉर्मेट में करनी है तो भी वो कैपेबल है होल्ड करने के लिए। तो न्यूमेरिक के आगे लिखा हुआ है एनी वैल्यू एज लार्ज एज डबल। तो डबल का आप वहाँ पे अगर प्रीवियस स्लाइड पे जाके देखोगे कि डबल का जो एक्सटेंट है दैट इज अ ह्यूज एक्सटेंट। इतनी स्पेस वो अननेसेसरीली आपके वेरिएबल के लिए रिजर्व कर लेगा इन केस यू डोंट डिक्लेयर इट अर्लियर। सेम इज द केस विथ अभी यहाँ पे देखोगे तो वेरिएंट टेक्स्ट जो लेता है उसका जो कैपेसिटी है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रिंग वेरिएबल लेंथ, दैट इज आल्सो ह्यूज मेमोरी। जितनी मेमोरी वो रिजर्व करता जाएगा, जितने वेरिएबल्स को वेरिएंट नाम देता जाएगा, उतना वो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन स्लो करता है। तो दिस द टॉपिक इज ऑलमोस्ट एंड। यहाँ पे आज की डेट में हमने सब टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज ऑलमोस्ट कवर कर ली है। बिफोर सेइंग गुड बाय मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जो इनिशियल टॉपिक्स रहेंगे इसमें, जैसे हमने जो लास्ट टॉपिक देखा या ए टॉपिक देखा, इसमें आप देखोगे तो बहुत सारे टाइम मैं आपको थ्योरी ही समझा रहा था, मीन्स दोनों इंक्लाइन टूवर्ड्स थ्योरेटिकल पार्ट। लेकिन यकीन मानिए कि ये सारे जो लेक्चर्स है जो इनिशियल में आप देखोगे या इनिशियल में आपको इसको प्रैक्टिस करोगे, यही रहेंगे आपके फाउंडेशंस जो आपको आगे जब आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग करोगे उस टाइम आपको काम में आएंगे। ट्रस्ट मी, अगर आप यहाँ पे ध्यान नहीं दोगे, इनको आप स्किप करोगे, आप नहीं समझोगे टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो आप लोग प्रोग्राम तक पहुंचेंगे तब आप कुछ नहीं समझ पाओगे। तो आई रिक्वेस्ट और रिकमेंड रादर कि आप ये जो टॉपिक्स है, टॉपिक जो 1 2 3 वो जो इनिशियल कुछ एक दो टॉपिक्स रहेंगे इसके बाद भी, तो ये थेरोटिकल रहेंगे इंक्लाइन टूवर्ड्स थ्योरी। बट उसमें हम लोगों को जो अगर कोई नई लैंग्वेज सीखनी है, जैसे हमने बात की थी, उसकी वोकेबुलरी आपको बिल्ड करनी ही होती है, उसका ग्रामर सीखना ही होता है, तभी आप उसमें फ्लुएंट होते हैं। इसमें भी ऐसा ही रहेगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करवाऊँ पूरे जो लेसन रहेगा मेरा उसमें। बट कुछ चीज़ें हम लोग प्रैक्टिस में नहीं ला सकते। सो दिस इज द वे इट हैज़ टू बी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, मॉड्यूल 3। थैंक यू फॉर द टाइम बी। गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे होम।